नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। 18 करोड़ 68 लाख मतदाता तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में अपनी नई सरकार का चुनाव करेंगे। इन चुनाव के नतीजों पर न सिर्फ चुनावी राज्यों की जनता का ही फोकस है, बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का अच्छा असर देखा जा रहा है। वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में उछाल से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ा है। इनमें सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर गड़ी हैं, क्योंकि इस राज्य की हार जीत देश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकती है। इसके साथ ही किसान आंदोलन की दिशा और दशा भी तय करने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। अगर इन 5 चुनावी राज्यों में फिलहाल सरकार की बात करें तो इस वक्त असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको दोहराने की कोशिश में बीजेपी ने जोर लगाया हुआ है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की हैट्रिक को रोकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केरल में अभी जहां एलडीएफ का दबदबा है, तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके का कब्जा है। बात पुडुचेरी की करें तो यहां कांग्रेस सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू है। इन सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर किसान आंदोलनकारियों की नजरें बनी हुई हैं। आंदोलनकारी किसानों की कोशिश है कि 5 राज्यों में बीजेपी को अपेक्षित सफलता से रोकना, खासकर पश्चिम बंगाल में। यही वजह है कि करीब 2 दर्जन किसान नेता बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चुनावी राज्यों में विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल में सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन राज्यों के नतीजे किसान आंदोलन की दिशा और दशा को तय करेंगे? क्या बीजेपी की सफलता कृषि कानूनों पर मुहर होगी, या असफलता कृषि कानूनों की नाराजगी का नतीजा होगी? और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में इजाफा चुनाव परिणामों पर असर डाल सकता है क्या? यह बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल यह कि 2022 में पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लेकर कोई फैसला ले सकती है या नहीं। एक सवाल यह भी कि क्या वोट बैंक राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जो अक्सर देखने में आता है। इस पर भी आज हम बातचीत करने वाले हैं। तमाम वो बातें जिन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन जो किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है, खासकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसका इस वक्त असर देखने को मिल रहा है। लेकिन किसानों ने यह ऐलान किया और उसके बाद किसानों की तरफ से सभाएं भी की जा रही हैं जिन राज्यों में इस वक्त विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन विधानसभा के चुनाव के नतीजों पर कोशिश है किसान नेताओं की कि असर पड़े हमारे विरोध का, क्योंकि किसानों का लगातार यह कहना है कि हमारी मांगों को सरकार माने, इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे। लेकिन क्या इन चुनाव के नतीजों से किसान आंदोलन की दिशा तय होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर यहां से बीजेपी को अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को बेहतर परिणाम यहां पर मिलते हैं, तो क्या बीजेपी को इस बात का कहीं ना कहीं ये विचार दिमाग में आएगा कि हाँ, हमने किसान आंदोलन जो इस वक्त चल रहा है उसमें कृषि कानूनों को रद्द न करके ठीक किया? और अगर इसके विपरीत परिणाम आते हैं तो फिर क्या इसका असर ये माना जाएगा कि प्रभाव जो है वो किसानों की अपील का इन चुनाव पर पड़ा है और बीजेपी को उसकी अपेक्षा के अनुसार नतीजे या परिणाम या रिजल्ट नहीं आया है? असम में भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त पूरे देश में पश्चिम बंगाल चुनाव पर है। पश्चिम बंगाल जो चुनाव है वो अहम हो जाता है, क्योंकि इस बार फिर से तीसरी बार ममता बनर्जी की कोशिश है कि यहां पर हैट्रिक बनाई जाए, लेकिन बीजेपी ने पूरा वहां पर अपना अमला झोंक दिया है और वहां से चुनाव में जीत हासिल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो यही करेंगे कि इन 5 राज्यों के नतीजों का असर कितना पड़ेगा किसान आंदोलन पर, कृषि कानूनों पर। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। परिचय आपका कराता हूं। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। शुभेंदु शेखर अवस्थी है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। शुभेंदु जी, स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। जी सर। अजय उपाध्याय है मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। उपाध्याय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और
शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं और रतन सिंह सरोत मेरे साथ है, किसान नेता। रतन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरे साथ आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद जी। एक एक करके आप सभी के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले शुभेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी की असम में सरकार है, बंगाल को फतह करने की कोशिश है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है, खासकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका असर नजर जरूर आता है, लेकिन इन किसानों के आंदोलन का असर क्या इन राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा? से इनको कहना चाहता हूँ कि देश को कहना चाहता हूँ कि जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन नहीं, किसान यूनियन आंदोलन है। बहुत सारे यूनियन बैठे हुए हैं और उस यूनियन में 10 यूनियन जो मुख्य रूप से आगे हैं, जिसमें से 6 कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, 2 अकाली दल के हैं, 1 कांग्रेस का है और 1 आप पार्टी का है। ये ऑलरेडी हमारी विरोधी पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इन किसान यूनियन को सामने खड़ा किया है अन्नदाता के नाम से, किसानों के नाम से। तो जब ये किसान ही नहीं है, ये एक ट्रेड यूनियन है, जैसे ट्रेड यूनियन होती है वैसे किसान यूनियन है। इन सब लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से पिछले 20 सालों में हमारे विरोध में कहा है, तो हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि किसान नहीं है यहाँ पे। यदि किसान होता तो वो हमारे बात करता, हमारे इतनी बार हमने बुलाया, हमसे चर्चा करता, हमने उनके साथ जो जो चीजें बताई कि इसमें क्या संशोधन करना चाहिए। क्योंकि ये यूनियंस है, इनको समझना नहीं है। जो 11 दौर की वार्ता हुई है उसमें आप लोगों ने किससे बात की? इन हमने पार्टी किसान यूनियन के लोगों से बात एक करी। मिनट, ये जो 11 दौर की आप लोगों ने वार्ता की, ये विपक्षी पार्टियों की यूनियन थी, उनसे आप लोगों ने बात की या फिर आप लोगों ने किसान यूनियनों से बात की, किसान नेताओं से बातचीत की? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि किसान के नाम पर ये यूनियंस, इसको उन्होंने इस आंदोलन पे अपना किसानों का मुखौटा लगाया हुआ है और है ये यूनियंस। पर यूनियन से भी हम बात करते हैं, बहुत सारे ट्रेड यूनियन से भी बात करते हैं, और यदि किसान के ये यूनियन हमारी बात समझ सकती होती तो हमने भरसक 12 मीटिंग करी है और उनको समझाने की कोशिश करी है। क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी की यूनियन है, अपोजिशन पार्टी की तरह बिहेव कर रही हैं, उनको मानना नहीं है कि अपोजिशन पार्टी है कि अपोजिशन की तरह बिहेव कर रही है, दोनों में फर्क है। देखिए मैं अपोजिशन बता रहा पार्टी हूं, है या उनकी तरह बिहेव सभी कर रही है? ऑफिशियल, हाँ, सभी ऑफिशियल उनका अलाइन है पॉलिटिकल पार्टी के साथ। 6 पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अलाइन है, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं। 2 अकाली दल के साथ है, 1 कांग्रेस के साथ और 1 आप है। ये 10 जो मेजर पार्टियां हैं, 10 मेजर जो यूनियंस हैं, वो हमसे निगोशिएट कर रहे हैं। इसलिए हमने अपना पॉइंट रखा है उनको। ठीक है, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, बीजेपी को तो ये प्रतीत हो रहा है कि जितने भी लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के नाम पर मुखौटा ओढ़कर, वो सब राजनीतिक पार्टियों का मुखौटा ओढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर किसान होते तो बात हो जाती, रास्ता निकल जाता। ये सब आप लोगों का प्रायोजित कार्यक्रम है, ये इसका जवाब चाहें। और ये भी पूछूंगा आपसे कि इन 5 राज्यों में आपको क्या लगता है कि ये जो असर है किसानों का, वो नजर आएगा आपको? चलिए, अवस्थी जी कम से कम भाजपा प्रवक्ता के हैसियत से ये तो स्वीकारने को तैयार हैं कि वो किसान है, बेशक यूनियन है या विपक्षी पार्टी के द्वारा प्रायोजित है, वो बात की बात है। 45 यूनियन जो है 11 दौर की वार्ता में सम्मिलित हुई और भारत सरकार के मंत्री संतरी इनके सारे अमले जमले उसमें थे। अब वो किससे बात कर रहे थे, आपने जब ये प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर नहीं दे पाए। ये स्पष्ट हो जाता है कि निरुत्तर होकर के भी ये लोग हठधर्मी है। और एक वर्ड होता है हमारे यहाँ थेटरोलॉजी, वही थेटरोलॉजी का परिचय लोग दे रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझ रही है कि सरकार किस स्तर पर उतरी हुई है। इनके मंत्री और संतरी और सीनियर लीडर्स तो ये कहते रहे कि ये राष्ट्रद्रोही है, विद्रोही है, माओवादी है, क्या क्या बोला इन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, ये चुनाव आ गया है। आपने जो मुख्य प्रश्न और जो मुद्दा रखा है कि चुनाव में क्या होगा, निश्चित तौर पे चुनाव में पूरे देश की नजर है और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके किसानों की जो आवाज है और किसानों की जो चीजें हैं उसको लेकर के किसान नेता सभी जगह जा रहे हैं। तमिलनाडु में के किसान भी दिल्ली में आए थे मलमूत्र की माला पहन करके और यहाँ जंतर मंतर पर धरना दिया था 1 साल पहले। उसको भी सरकार नहीं मानी कि वो किसान है, जबकि लाखों की संख्या में थे। नरमुंड की माला उन्होंने पहना था और मलमूत्र पी करके वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। तमिलनाडु में भी चुनाव है तो निश्चित तौर पे वहां भी किसानों के मुद्दे जरूर हावी रहेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में
जो किसान नेता हैं इस किसान के आवाज को लेकर के, और जो जिस तरह से पूरे दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं लोग, वो चाहते हैं कि किसानों के समस्याओं का समाधान ईमानदारी से हो। लेकिन सरकार चूंकि हठधर्मिता दिखा रही है, एमएसपी पर जो कानून लाने की बात है वो लाना नहीं चाहती और बहाना बनाती रहती है लगातार। तो जनता है, अब जनता के बीच वो लोग पार्टियां जा रही हैं। ये किसान का एक मुद्दा जरूर रहेगा इस चुनाव में, देखना होगा कि आगे इसके रिजल्ट क्या होंगे। लेकिन मैं अस्पष्ट और आश्वस्त हूँ, चाहे जो भी हो, विश्वास कितना विधानसभा आप चुनाव लोगों में को कितना भरोसा है इसको लेकर? भाजपा को कोई भी सीट नहीं। उपाध्याय साहब, कितना विश्वास है आप लोगों को किसान का जो आंदोलन है, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका प्रभाव कितना देख रहे हैं? देखिए, ये भी जरूरी है कि असर कितना होता है। अगर आंशिक असर होता है तो फिर ये माना जाए क्या कि किसानों के इस आंदोलन को वहां के लोगों ने नकार दिया है, वो सरकार पर या केंद्र पर भरोसा करते हैं? देखिए, पंजाब में चुनाव हुआ, हरियाणा का भी नगर निगम का चुनाव हुआ, और वहां पे पूरी तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। तो क्या ये भाजपा मानेगी? इसी थ्योरम को मैं लेकर चलता हूं कि क्या किसानों का इम्पैक्ट नहीं रहा। आज मैं कहता हूं चुनाव पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर करा लिया जाए, पूरी तरह से किसान मुद्दा ही हावी रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि राजनीति की बात करें, जैसे आपका एनालिसिस भी अभी दिखा रहा है, जब भी चुनाव होगा, आज हो या कल हो, इनके गवर्नर साहब को भी वहीं से आते हैं जिन्होंने ये बात सत्यपाल मलिक जी ने कही है, किसानों के मुद्दों को यदि इन्होंने नहीं ध्यान दिया तो इसके असर रहेंगे। ये अलग बात है कि एरिया वाइज इम्पैक्ट इसके थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। कहीं लोकल इलेक्शन है तो लोकल का भी मुद्दा रहेगा, पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा रहेगा, महंगाई का भी मुद्दा रहेगा और बेरोजगारी का भी मुद्दा रहेगा। साथ में स्थानीय स्तर पर कुछ इनकम्बेंसी का भी मुद्दा रहेगा स्थानीय सरकारों के लिए। लेकिन किसान का मुद्दा भी एक फैक्टर है, वो कितना प्रभाव डालेगा, अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से वो प्रभावित होंगे। जैसे तमिलनाडु में निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट होगा, बंगाल में उसका इम्पैक्ट होगा, असम में भी उसका असर रहेगा, लेकिन असम में और भी मुद्दे असरदार होंगे, और पौंडीचेरी में भी आंशिक तौर पे इसका असर होगा, केरला में बहुतायत में इसका असर। लेकिन इन सभी राज्यों में आप देखिएगा भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। भाजपा को किसी एक राज्य में भी सरकार नहीं बनाने जा रही है। इलेक्शन यदि पारदर्शिता और निष्पक्षता से होगी। चले, मैं पूछूं कांग्रेस से, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है इन राज्यों में? देखिए, कांग्रेस ठीक है, भाजपा प्रवक्ता बहुत मुस्कुरा रहे हैं, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट में दिख जाएगा। तमिलनाडु में हम अलायंस में हमारी सरकार आ रही है, पौंडीचेरी में हम सरकार बना रहे हैं, पहले भी हमारी सरकार थी, केरला में भी हम जो सरकार थी वो आपने गंवा दी ना, वो जो सरकार बनी बनाई सरकार थी वो आप लोग गंवा जाते हैं। पुडुचेरी सरकार गंवा दी आप लोगों ने, वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? शमशेर जी, वो पोर्टली पॉलिटिक्स हम नहीं कर पाते। जो सरकारें ये बना नहीं पाते उन्हें ये चोरी से अपने साथ करते हैं, पैसे के बल पर, मनी के बल पर। और वो मनी कैसे कमाई जा रही है, अडानी और अंबानी, हम और हमारे दो के बिहाफ पर। देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि मेरे इस कार्यक्रम में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मेरी सभी से गुजारिश ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका मैं मानता हूं कि अलग अलग पार्टी का अलग अलग औद्योगिक घरानों से अपना एक रिश्ता होता है, नाता होता है। छोटा सा मैं बीच में आप लोगों को टोकूंगा कि किसी औद्योगिक घराने का जिक्र ना हो, सबके अपने अपने रिश्ते रहे, पहले किसके साथ क्या थे, ये अपना ताना बाना होता है जिसको लेकर पार्टियां चलती हैं। इसको लेकर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। रतन सिंह सरोत मेरे साथ किसान नेता हैं, करना पड़ेगा। रतन सिंह सरोत, ठीक है, देश में जो सच्चाई है, अडानी का संपत्ति इतना बढ़ गया और कोरोना में आपकी संपत्ति बढ़ी, आपकी सैलरी बढ़ी। आप पूछिए जरा, यहाँ जो लोग बैठे हैं क्या किसी की मैं देखिए, ये जो चीजें होती हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं, इस मसले पर जब बात होगी तो हम करेंगे। देखिए, आप उन्हीं के लिए चल रही है। मुझे एक बात बताइए, जिन औद्योगिक घरानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के काल में नहीं थे क्या? वो औद्योगिक घराने कांग्रेस पार्टी के काल में नहीं थे क्या? पूंजी किसकी बड़ी, कब बढ़ी? हम जनता के लिए राजनीति करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार की नीतियां हैं, और नीतियों में सर्वसाधारण और सर्वव्यापक तौर पे यदि किसी को आंशिक लाभ होता था तो उस लाभ को हम स्वीकारते हैं। ठीक है, लेकिन जन कल्याणकारी मैं रतन सिंह सरोत के पास जाऊंगा। ठीक है, नहीं था हमारा। शुभेंदु जी, अजय उपाध्याय जी, मैं एक बार रतन सिंह सरोत के पास चलता हूं, मेरे साथ किसान नेता के तौर पर है। उसके बाद मैं विवेक सिंह जी के पास चलूंगा, प्रोफेसर साहब के साथ, वो सबकी बातें सुनेंगे, उसके बाद फिर अपनी राय जाहिर करेंगे। रतन सिंह सरोत जी, किसान लगातार लगभग 2 दर्जन के आसपास किसान नेता हैं जिन्होंने कमान संभाली है इन चुनावी राज्यों में जाकर किसानों को ये बताना
कि कृषि कानून हमारे हक में नहीं, इस तरह की आप लोग उनके बीच जाकर बात करते हो, आप लोगों को कैसा वहां से आउटपुट मिल रहा है, तो ये पूछूंगा आपसे। और दूसरा, ये असर की बात आज मैं कर रहा हूँ, कितना असर पड़ेगा वहां पर? देखिए, पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन श्रीमान जी से मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा है कि ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, किसान नहीं है। मैं उन्हें ये पूछना चाहूंगा, फिर उन्होंने अपने नेता जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी को सुना नहीं होगा। उन्होंने खुद, राजनाथ जी ने ये माना है कि भाई ये किसान हैं, अन्नदाता हैं जो बैठे हुए हैं और इनकी मांग जो बैठे हुए हैं, अपनी मांग पर बैठे हुए, ये अन्नदाता किसान हैं। तो पहले इन प्रवक्ता जी से मेरा निवेदन है, पहले तो अपने नेताओं के उनको सुन करके बोलना चाहिए ना, और इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए ना। आज सारा देश मान रहा है कि भाई ये किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये किसान हैं, और आंदोलन जीवी जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आंदोलन जीवी हैं तो जिस प्रकार से एक बार इन प्रवक्ताओं महोदय से पूछो, सबने ये कहा मैं भी चौकीदार हूँ, तो इसी प्रकार से हर किसान आज ये आंदोलन जीवी की बात कर रहे हैं, तो हर किसान आंदोलन जीवी है। दूसरी बात आपने कही भाई क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सारे हमारे किसान नेताएं वहां जा रहे हैं, तमाम वहां पर प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, बड़ी डिमांड है कि भाई किसान नेता आए और हमें बताएं। आज लगातार इतनी बड़ी भीड़, लोग लाखों की संख्या में सुनने के लिए नेताओं को आ रहे हैं, और एक बात कह रहे हैं, हम यहाँ पर, ये पलवल जिला है, ये हमारा ब्रज का क्षेत्र है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, इनको समझ लेना, आज की हमारी भाषा को इनको सुना देना प्रवक्ता जी को, कि जब ये बंगाल की बात कर रहे हैं तो 100% ये 5 जिलों में हार करके बीजेपी वाले अपने वापस आएंगे, और मुंह लटका के 5 राज्यों में जब ये कहेंगे ये हुआ क्या, इनको पता जब चलेगा। ये झूठ के बहुत गोला मारते हैं। ये हरियाणा में चुनाव हो रहा था, 75 पार, 40 बड़ी मुश्किल से आए, इनकी जान निकल गई। ऐसे इनकी जान निकल के वहां आएगी। ये झूठ बहुत बोलते हैं, और जब इनका एक फार्मूला है, कहते हैं 100 बार झूठ बोलते रहो, तो फिर वो अपने आप समझ जाएंगे ये झूठ के बड़े माहिर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं ये भाई। और जो मीडिया है, बड़े मीडिया इन्होंने अपने हिसाब से कर रखा है, गोदी मीडिया इन्होंने अलग बना रखा है। अरे हम तो जो क्षेत्रीय मीडिया के जो और लोग हैं, जो इम्पार्शियल हैं, जो ईमानदारी से खबर दिखाना चाहते हैं, आज उनके साथ है। और किसान इस बात को समझाने में पूरे देश में कामयाब हो गए हैं कि ये किसान, ये तीनों बिल किसान विरोधी हैं, और उसका असर पूरे देश की बात नहीं कर रहा। मैं और आगे जाना चाहता हूँ, तो दूसरे स्पेन जैसा कंट्री, फ्रांस जैसा देश में हमारे इस भारत के किसानों के आंदोलन की वजह से वहां पर एमएसपी जारी की गई है। और जब ये एमएसपी की बात करते हैं, तो हमने, किसान ये कह रहा है 2011 में, मैं इनको जो प्रवक्ता महोदय इनको जानकारी देना चाह रहा हूँ, 2011 में जो आज मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और 2011 में इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके देश के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा था और भेजा था कि हमें इस देश के किसानों के लिए कानूनी दर्जा दिया जाए। ये किसान आज वही मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी से जो इन्होंने मांगा था। प्रवक्ता जी से जानकारी दे रहा हूँ, ये पढ़ के आए, तैयारी होकर के आए करें, तब चैनल पे आए। रतन सिंह जी, आपके पास भी आऊंगा, एक बार मैं रुख करूंगा प्रोफेसर विवेक सिंह जी का। विवेक सिंह जी, आपने सभी लोगों को सुना, किसान नेता को भी सुना, कांग्रेस बीजेपी को भी आपने सुना। मैं असर की आज बात कर रहा हूं, और जो सरकार ये कहती है कि ये तो किसान ही नहीं है, इन जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो किसान यूनियन बनी हुई है उनके लोग हैं जिनसे हम आज बात कर रहे हैं। ये बार बार इस तरह की भाषा, अलग अलग प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना कितना जायज आपको लगता है? और असर की बात मैं करूं आपसे, कितना प्रभाव देख सकते हैं इन 5 राज्यों में? आंशिक प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे? शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ किसान आंदोलन नहीं है, और दूसरा यहाँ किसानों के लिए आंदोलन नहीं है। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए, तो अगर किसान आंदोलन है तो ये लोग बार बार साबित क्यों करना चाहते हैं कि यह किसानों का ही आंदोलन है? अगर देखिए,
किसानों का आंदोलन है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है हो, लेकिन समस्या यह है क्या यह किसानों के लिए है? बिल्कुल नहीं है, राजनीति करने के लिए आंदोलन है। आप देखिए राकेश टिकैत, और मैं तो एक बात कहूंगा, किसान आंदोलन तो बस बहाना है, दरअसल इन्हें अपनी राजनीति चमकाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राकेश टिकैत क्यों चले गए बंगाल? मैं आप इनको बीच में मुझे टाइम देना, जो उन्होंने राकेश टिकैत का नाम लिया है, मैं जरूर इनके मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। रतन सिंह जी आ रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा 1 मिनट मुझे जरूर दे दो। आपको दूंगा मैं वक्त, 1 मिनट मैं दूंगा वक्त आपको। मैंने आपकी बात सुना, अभी आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात को सुना था। शुद्ध रूप से यह किसानों के लिए कोई आंदोलन नहीं था और विशुद्ध रूप से यह राजनीति करने के लिए आंदोलन था। अब क्यों कहा जा रहा है किसी एक पार्टी को हम हराना चाहते हैं? और रही बात किसानों की, तो मैं बता, तो किसान कितने हैं तमिलनाडु में, कितने हैं बंगाल में, कितने हैं तमिलनाडु में? मुझे बताइए। लगभग 70 लाख किसान हैं पश्चिमी बंगाल में, और उसमें से 7% से इनके बात को सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं गलत बात कर रहे हैं, या किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि जो 3 विधेयक हैं वो किसानों के फायदे के लिए हैं। इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा, तो किसानों के लिए फायदा होगा। दूसरी बात, जहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के, इनको तो ऑलरेडी 90% एमएसपी का इनको प्राइस मिल रहा है। इनको क्या समस्या है? समस्या तो वहां होनी चाहिए जिनको नहीं मिल रहा है। इनको मिल रहा है, उनको समस्या क्यों है? तीसरी बात क्या है कि आप जब बंगाल में जाकर आप चुनाव प्रचार कर रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं था? शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित होकर यह आंदोलन किया गया था। और कहीं ना कहीं बाद में ये लोग पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, और इनका लक्ष्य है किसी पार्टी को हराना और एक विरोधी पार्टियों की सहायता करेंगे। तो पहली बात मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, यह किसानों का आंदोलन नहीं है और यह विशुद्ध रूप से राजनीति करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। दूसरी बात, आपने कहा असर कितना पड़ेगा, तो इसका असर तमिलनाडु में, असम में, केरल में और पौंडीचेरी जैसे राज्यों में बंगाल को लेते हुए कोई असर इसका नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसान समझदार हैं, उनको पता है क्या उनके लिए ऐसा कोई आंदोलन है नहीं। ठीक है, रतन सिंह सरोज जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से जवाब दें। मैं ये कहना चाह रहे थे, जो अभी राकेश टिकैत जी की बात इन्होंने जिक्र किया, उन्होंने भरे चैनल में, राष्ट्रीय चैनल में, तमाम में एक बात घोषणा कर रखी है उनके पूरे परिवार ने कि हमारे परिवार का ना हम कभी भी ना कोई चुनाव लड़ेंगे, ना हमारा राजनीति से कोई तालमेल है, ना कोई मतलब है। तो एक तो मैं इनसे प्रोफेसर साहब ये कि अपनी तरफ से झूठ ना बनाए। प्रोफेसर साहब समझदार आदमी है, उन्होंने घोषणा कर रखी है कोई चुनाव से लेना देना नहीं, लेकिन हाँ चुनाव में आंदोलन में गए हैं कि नहीं, वहां से चुनाव प्रचार करेंगे कि नहीं? तो प्रचार देखिए, जब किसानों को 3.5 महीने पहले तो आप यही कह रहे प्रोफेसर साहब ये किसान नहीं है। मुझे दुर्भाग्य से कहना चाह रहा हूँ, आप भीतर आत्मा से नहीं बोल रहे ना, आप प्रेशर में बोल रहे हो। आप आकर के, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए पलवल, आप आइए पलवल के देखिए, यदि ये 100% अगर किसान ना हो तो लानत कह देना। आप इतना कम से इतना बड़ा झूठ ना बोलें बगैर देखे हुए प्रेशर में। ये तमाम किसान हैं और किसानों का आंदोलन है। राजनाथ जी ने खुद माना है किसानों का आंदोलन है, अभी इनके गवर्नर है सतपाल मलिक जी ने माना है ये किसान का आंदोलन है, और अंदर से तुम्हारी 11 वार्ता हुई है, तुम्हारे दोनों मंत्रियों ने माना ये किसान आंदोलन है। हम किसानों से बात कर रहे हैं, किसान नेताओं से बात की है। आज जब हठधर्मी हो गई है, मजबूरी में हठधर्मी हो गई है, तो निश्चित तौर से किसान नेताओं का हमारा फर्ज है कि निश्चित तौर से हम वहाँ चुनाव में जा रहे हैं और जाएंगे। और नोट कर लें, आपके चैनल में कह रहा है 5 राज्यों में ये जो आज बैठे हैं ये वहाँ से हार के आएंगे, और इनका सब पता चलेगा कि वास्तव में कि किसान नेताओं का वहाँ जाने का क्या असर हुआ है, अभी नहीं मानी। चलिए बात देखते हैं, इस पे असर देखते हैं क्या होगा। हरियाणा के लोगों ने उसके बाद दुष्यंत चौटाला का समर्थन देने के बाद इनकी सरकार बनी। ये बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, गोदी मीडिया के द्वारा लोगों को। चलिए रतन सिंह सरोज जी, हम थोड़ा सा मसले पे बात कर रहे हैं, वो मीडिया कौन क्या कर रहा है। किसानों की रतन सिंह सरोज जी 1 मिनट, रतन सिंह सरोज जी 1 मिनट रोकूंगा आपको। कौन सा मीडिया क्या कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो स्वस्थ बातचीत कर रहे हैं उसमें बात करेंगे। आपने सुना स्वच्छ खबरों के लिए, सीधी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के जो भी मीडिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, रतन सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप
रतन सिंह सरोत के मसले पर कुछ बोलना चाहते थे और रतन सरोत ने ये कहा कि हम किसान हैं, किसान इस पूरे प्रकरण में आंदोलनरत हैं और हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, इसलिए हमें मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। शमशेर जी, है मैं रतन जी को 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, एक भी प्रश्न का जवाब दे दें हैं तो मैं इनकी बात को मान लूंगा। पहला 2004, 2009, 2014, 2019 ये सभी किसान यूनियन के ऑफिशियल टेंडर उससे कांग्रेस को सपोर्ट किया गया ट्विटर से, और उसमें यहां तक भी कहा गया कि चौकीदार चोर है, ये अपना ट्विटर को निकाल के देख लें। और उसमें किसको किसको टैग किया गया, सुरजेवाल को किया गया, जयराम रमेश को किया गया और राहुल गांधी को कहा गया। 20 अक्टूबर 2018 को इन्होंने राहुल गांधी को लिखा कि ये किसान आड़तियों से बहुत परेशान है, इनसे हमें मुक्त कर दो। ये ऑफिशियल टेंडर पे ट्विटर पे लिखा हुआ है, ये क्या मुकार जाएंगे? और 2000 की सरकार नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभेंदु तो मेरी बात अभी बीच में रतन सिंह जी एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ तो आप मत शुभेंदु जी बोलिए। एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं आपसे पूछूंगा 2014 से पहले इन्हीं किसानों के मंच पर जब आपकी पार्टी के लोग आते थे तो तब क्या ये आपकी पार्टी के साथ खड़े थे, किसी और पार्टी के साथ खड़े थे? तब भारतीय जनता पार्टी के लोग की बात कर रहा हूँ, हाँ। जो इस पूरे आंदोलन को मिसगाइड कर रहा है। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि इन्होंने खुद भारतीय किसान यूनियन की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में ये कहा था कि नहीं कहा था? ये हाँ ना में जवाब दें कि हमको आड़तियों से बचाओ, एपीएमसी को हटाओ, ये कहा था इन्होंने। और तो और इन्होंने वकालत करी थी कि ये एपीएमसी एक्ट हटा देना चाहिए। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि 2011 में जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, पवार जी ने और राहुल गांधी जी ने भी सब जगह चिट्ठी लिख के ये कहा था कि आड़तियों का, मिडिलमैन का। अब जब वो कानून आ गया तो बीजेपी कैसे कानून ला सकती है? ये बीजेपी ने कैसे किसानों के लिए भला कर दिया? इन सबको नाराजगी हो गई है। और जिन किसानों की बात कर रहे हैं कि मैं जिस लिए कह रहा हूं कि ये किसान नहीं है, आप जतन सिंह जी एक चीज बताइए, आपके लीडर हैं कि नहीं है? बलबीर सिंह राजेवाल है कि नहीं है? वो कुलवंत सिंह संधू आपके लीडर है कि नहीं है? जो इन्होंने 12 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक 2,80,000 रुपए के कर रहे हैं सिंधु बॉर्डर के ऊपर और वहां बैठ के होटल में खर्चा किया है। तो आपसे उसका बिल पूछना है चाह मेरे रहा हूँ, पास। आप मुझे ये बता बिल दीजिए की कापी है। 2011 में ये आपके बिल की प्रधानमंत्री कापी जी ने है। मांग की आप थी, आज लोग हम कहां से आप किसानों एमएसपी को लागू करा दीजिए ना, जो प्रधानमंत्री जी तो आज सरकार में जो वो तो मालिक 1991 में यहाँ कराइए ना पर आप बिल लोग। बना था, आज 80 करोड़ की उसकी व्यक्तिगत नहीं, आप प्रॉपर्टी कराइए है ना। और पूरे परिवार की 1,000 और फिर करोड़। आपके आप सरकार किसको ने किसान आंकड़े कह रहे हो? कह रहे हैं कि जो भाई किसान- हरियाणा और जो पंजाब किसान एक पहले मिनट, में एक मिनट। 6,000 रुपए कमा मैं रहा है, रतन सिंह उसकी सरोज जी हम आ रहा हूँ, ये एक बात मिनट। है कि रतन सिंह सरोज जी, आप शुभेंदु कोई शेखर कर रहा है अवस्थी तो वो से भी किसान- बात पूछ लेते हैं और पूरी। सारे देश पे लागू कर दीजिए ना। ऐसे पर गहमा गहमी हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। चाहिए। रतन सिंह सरोज जी, मैं एक बार पूरी बात करा लेता हूँ शुभेंदु जी की, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। शुभेंदु जी बोलिए आप। रतन सिंह जी आप सुने, फिर आपके पास ही आ रहा हूँ। कि इनके किसान नेता जिनका मैंने नाम लिया, रूम नंबर 206 में 12 दिसंबर से 1 जनवरी तक जब पूरा किसान जमीन पे सो रहा था, ठंडक में जड़ रहा था, तब ये होटल में बैठ के, 3 स्टार होटल में बैठ के, उसी सिंधु बॉर्डर पे 2,80,000 रुपए के ये बिल है। ये किसान लगते हैं आपको? 2,80,000 रुपए 20 दिन के बिल, आप क्या बात कर रहे हैं? किसको समझाएंगे? जनता ने सब समझ लिया है, किसान आपके बहकावे में नहीं आएंगे। दूसरी चीज जो आप टिकट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली में नौकरी करने आए थे, दिल्ली में नौकरी कितने रुपए की? 10,240 रुपए की कांस्टेबल की नौकरी, आज 80 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी उनकी खुद की है और पूरे परिवार की 1,000 करोड़ की। आप यहाँ पे किसी को बहकाइए मत। जांच बिठाएं सर आप, शुभेंदु जी जांच बिठाएं आप, जिन जिन लोगों के खिलाफ आपको लगता है। एक मिनट, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जो सारी बातें आप आंकड़ों के साथ रख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का मैं एक मिनट, आपको तो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। रतन सिंह जी सरोत एक मिनट रोकूंगा और शुभेंदु जी आपको भी रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग ऐसे हैं जिनको सरकार सोचती है कि ये लोग गलत तरीके से इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया और किसानों के नाम पर गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो लोगों के खिलाफ जांच बिठा देनी चाहिए सरकार को। और जो आज मैं बात कर रहा हूं वो ये कि जो किसान का जो मसला है, जो कृषि कानूनों को लेकर इस वक्त हरियाणा में, दिल्ली के बॉर्डर पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में असर नजर आता है, इसका फर्क पड़ेगा क्या वहां के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? और अगर वहां से जो सरकार के फेवर में रिजल्ट आते हैं तो फिर ये मान लिया जाए कि लोगों ने मोहर लगा दी है
और क्या विपक्ष में यानी विपरीत इसके परिणाम आते तो क्या ये माना जाए कि कुछ तो प्रभाव इन किसानों ने, कृषि कानूनों ने डाला है, जिसके चलते अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली? इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और एक बात और भी बीच में जोड़ेंगे कि क्या राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उनके लिए वोट सबसे बड़ी कमजोरी होती है? उस पर भी बात हम लगातार कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा लगातार जारी। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय। पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी, फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 5 चुनावी जो राज्य हैं उनमें जो किसान हैं उनकी तरफ से इस वक्त जो प्रचार किया जा रहा है कृषि कानूनों को लेकर, उसका असर पड़ेगा क्या, और उसके बाद जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे कुछ राज्यों में, वहां पर इसका कोई असर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि वोट बैंक राजनीतिक दलों की क्या सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसके चलते बहुत सी बातें जो हैं वो विपक्ष में रहते हुए मंचों पर जाकर कही जाती हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो फिर कुछ और बात होती है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों पर लागू होता है। मेरे साथ रतन सिंह सरोद किसान नेता हैं, प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं और अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ इस वक्त बने हुए। उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूँगा। मैं बात कर रहे थे हम, जैसे विवेक सिंह जी कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, राजनीतिक आंदोलन है और उसके पीछे अलग अलग तरीके से राजनीति हो रही है। अगर किसान ही होते तो फिर इनको किसी एक पार्टी का विरोध करने की जरूरत क्या थी? देखिए, प्रोफेसर साहब का जो विश्लेषण आ रहा है, विश्लेषण के हिसाब से तो स्पष्ट तौर पे प्रोफेसर साहब को अपने अंतरात्मा के आवाज को सुननी चाहिए। संभवतः नहीं सुन पा रहे हैं, हालांकि वो भी कोई ना कोई किसान परिवार से ही होंगे। मैं नहीं कहता कि वो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को मानते हैं, भाजपा के पक्ष की बात को रखना चाहते हैं। यहाँ चैनल की अपनी व्यवस्था होगी और उनको बुलाया गया है, उनके उस पर प्रश्न मैं नहीं करूंगा। लेकिन किसानों का आंदोलन है या नहीं, ये अब प्रोफेसर साहब यहाँ तय करेंगे इस मंच पे।
तो मुझे दुख लगेगा इस बात को लेकर। जहां 300 लोगों की जाने गई, उस सर्द हवा में लोग बैठे हुए थे, वो बुजुर्ग जिस तरह से, महिलाएं, बच्चे जिस तरह से थे, क्या वो कोई राजनीतिक पार्टी के लोग थे? क्या वो राजनीति से ग्रसित थे? क्या वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे? उन्हें मांग नहीं करना चाहिए? जिस तरह से बैंकर्स कल हड़ताल पे थे 2 दिन से, क्या उनको अपने अधिकार मांगने का अधिकार नहीं है? जिस तरह से छात्र अपने रोजगार की मांग कर रहा है, क्या उन्हें मांग करने का? यदि प्रोफेसर साहब कहीं प्रोफेसरशिप में हैं, तो इनके बच्चों को जो पढ़ाते होंगे, क्या उनको रोजी रोजगार नहीं मिलना चाहिए? किसानों का अपना एक उनका अधिकार है, वो चाह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बन जाए। हो सकता है उनके चीजों में कुछ आप सहमत हो, असहमत हो, लेकिन ऐसे कह देना कि वो किसान है ही नहीं, तो यही बात हो गई कि हम आपको माने ही नहीं कि आप प्रोफेसर हैं। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी अंधा तो नहीं हो सकता, मैं ये मानकर चलता हूँ। भाजपा की मजबूरी समझ सकता हूँ कि देखिए, एक बात मैं छोटी सी कहूंगा शुभेंदु जी, माफ कीजिए उपाध्याय साहब, की कोई व्यक्ति जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंच पर, जो हम बात कर रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में समर्थ हैं अपने तरीके से बात रखने की, और सबको विचार, सबको अधिकार अपनी बात रखने का। देखिए, मैं रतन सिंह सरोज जी हैं, उनको भी अपनी बात रखने के लिए मंच दिया, वो बात अपने हिसाब से कर रहे हैं। विवेक सिंह जी अपने तरीके से बात कर रहे हैं। आपको पूरा वक्त मैं दे रहा हूं, मैं बीच में किसी को उनका विचार रखने से रोक नहीं रहा हूँ। हाँ, कुछ भी ऐसा अनैतिक लगता है तो मैं रोक रहा हूँ, ये आप लोग भी ध्यान रखें। जितने लोग यहाँ पर हैं सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और अपने तरीके से बात करते हैं। 10 सेकंड और समय दीजिए। हाँ, 10 सेकंड और दीजिए। विवेक जी पर चूंकि आपने डायरेक्ट प्रश्न किया था, तो उनके विचारों को ही मैं काउंटर कर रहा हूँ कि विचार, आप भाजपा समर्थक लेकर आइए। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे प्रोफेसर लोग आजकल आरएसएस समर्थक हैं जो बैठते हैं चैनल पर, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप प्रोफेसरशिप रख करके और किसी किसान को आप जो 300 लोगों की जाने गई, तो कैसे ये आपकी अंतरात्मा कह रही है, कैसे स्वीकार रही है? क्या देश के अन्नदाता के साथ इस तरह पर मान करके चैनल पर बैठ करके और प्रोफेसर कहलाइएगा? तो मुझे आपत्ति है। मैं भी डॉक्टरेट हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं भी किसी परिवार का, किसान परिवार से आता हूँ, तो मुझे इस बात का व्यक्तिगत भी तकलीफ लगा। हालांकि मेरी बात से कोई उनको दिक्कत हो या तो मुझे उसके लिए भी मैं क्षमा मांगूंगा। जहां तक बात है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आंदोलन का कोई भी आंदोलन हो, अब जैसे पिछले चुनाव में जो नोटबंदी की बात आती है, क्या नोटबंदी पर किसान कोई भी चुनाव भाजपा लड़ी? नहीं लड़ी। जीएसटी का क्या उनके लिए मुद्दा था? नहीं था। आज भी किसान मुद्दा उनके लिए नहीं है। लेकिन देश के लोग, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे जब चुनाव में होता है तो आता है। और मैं मानता ये भी हूँ, चुनाव हार और जीत अपनी जगह पे है। क्या आप चुनाव जीत गए तो क्या देश को आप गुलाम बना देंगे? क्या चुनाव जीत गए तो आप देश के लोगों के रोजगार खत्म कर देंगे? क्या आप चुनाव जीत गए तो देश की जो संपत्ति है उसको बेच देंगे? क्या चुनाव आप जीत गए तो किसानों पर गोलियां, लाठियां और राष्ट्रीय राजमार्ग को आप खुदवाएंगे? क्या ये कोई राजनीति होती है? लोकतंत्र है। आज आपको चुनाव में इतना बहुमत मिला है, हमारी सरकारें भी थी, राजीव गांधी जी के समय में देखिए हमें कितना बहुमत था, फिर भी हम 18 साल के लोगों के लिए इसी चुनाव के वोट देने का अधिकार लेकर के आए थे, ताकि वो अपना निर्णय दे सके। ये हमारी उदारता है। और संविधान कहता है, संविधान सर्वोपरि है, कांग्रेस और भाजपा सर्वोपरि नहीं है, और देश सर्वोपरि है। देश के भी कोई भी वर्ग का व्यक्ति किसी बात से असहमत है तो उसके लिए प्रावधान है। और आंदोलन को भी केवल करने का रणनीति होना चाहिए, हठधर्मिता नहीं। इतनी हठधर्मी कोई सरकार आज तक नहीं हुई है। और मैं मानता हूँ शुभेंदु जी यहाँ जो भी कहे, प्रवक्ता साहब भाजपा के दिल पे हाथ अकेला लेकर के जब सोचते होंगे, तो इनकी भी आवाज सत्यपाल मलिक की तरह ही निकलती होगी, जो इनके गवर्नर साहब ने कहा है। इनकी भी आवाज राजनाथ सिंह की तरह ही निकलती होगी, जो राजनाथ सिंह बार बार बोलते हैं। मैं प्रोफेसर, मैं समझता हूँ। ठीक है प्रोफेसर विवेक सिंह जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है, सत्ता में वो नहीं होती है, तब ऐसे बातें की जाती हैं जैसे कि अगर ये सत्ता में आ गए तो सब कुछ बदल कर रख देंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो फिर जो विपक्ष जो होता है, जिसकी पहले सरकार होती है, वो वही बातें करने लगता है। कई बार जिक्र आया है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का जिक्र आता है, 2014 से पहले सत्ता में नहीं थे, वो भी ऐसी बातें क्या करते थे, पेट्रोल डीजल को लेकर, किसानी को लेकर। लेकिन आज सरकार में तो ये कहते हैं कि हम सब अपना बढ़िया कर रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी है जो पहले ऐसे काम करती थी, आज वो कह रही है कि किसानों के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए जो हम लड़ रहे हैं, वो चाहे किसान हो कोई और हो। ये दोहरा चरित्र है राजनीतिक दलों का, ये समझ नहीं आता। ये शमशेर जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं 1 मिनट लूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं मेरी बात को सुनेंगे जी। देखिए, राजनीति में ऐसा सदियों से चला आ रहा है
कि जो पार्टी विपक्ष में होती है वो लगातार वार प्रतिवाद करती है। अब कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि राजनीतिक शुद्धता की बात कर रहे थे, तो मैं इनको आंकड़े गिनाता हूँ। एक 1976 का है, सबको पता है कि किसानों का कितना समर्थन किया गया था और कैसे आपातकाल लगाकर लाखों लोगों को जेल के अंदर भेज दिया गया था। दूसरा, राजनीतिक शुद्धता की बात मैं बोलता हूँ कांग्रेस के लिए 1978 में, जब देश का पहला जो विमान हाईजैक हुआ था पांडे ब्रदर्स के द्वारा, उसको बाद में महामहिम सांसद किस पार्टी ने बनाया था। तो राजनीतिक शुद्धता के बाद कांग्रेस न करे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने जो पूछा कि ये कैसे हो रहा है, ये कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, ये जब विपक्ष में होते हैं तो इतना मेहरबान हो जाती है। मैं इनको बताऊंगा कि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप जब देखते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं, आप हठधर्मिता बात कर रहे हैं। हठधर्मी तो किसान लोग हैं। अगर जो आप बोल रहे हैं, कितनी बार उनको ऑफर किया गया, सस्पेंड करने तक की बात की गई कानून से, उसके बाद क्यों नहीं। और आप मुझे बता दीजिए, ऐसे मुझे 2 कमियां आप बता दीजिए चैनल पे अभी जो कि प्रॉब्लम है, आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है, किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। आप मुझे 2 कमियां आप बता दीजिए, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मुझे 2 कमियां बता दीजिए जो कि आपको लगता है कि विधेयक में है। तीसरी बात जो आपने कहा कि यहाँ पर समस्या ये नहीं है, तो मैं इस बात से बोल रहा हूँ, एक तरफ आप जाके राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं मैं इस पार्टी को हरवा दूंगा या मैं इस पार्टी को जितवा दूंगा। आप जब ऐसा काम कर रहे हैं, आपके नेता जब वहां जाके मंच को शेयर कर रहे हैं और उन लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है जो लोग पहले किसानों के घोर विरोधी थे, आप उनके साथ जाके बैठ जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि हम कांग्रेस, हम जो है किसानों के समर्थक हैं। आप कैसे किसानों के समर्थक हैं? या मैं नहीं, या देश का हर नागरिक पता है, हर नागरिक को पता है कि यह आंदोलन किसानों के लिए ना था और ना ही किसानों से उसका कोई संबंध है। आप देखिएगा, चुनाव परिणाम आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका परिणाम आएगा। कहीं पर कोई भी प्रभाव इस चुनाव पर किसानों का नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसान समझदार हैं, किसान जानते हैं यह किसानों के लिए नहीं किया जा रहा है, ये अपने हित को साधने के लिए। इन्हीं में से बहुत सारे मंत्री बनेंगे और बहुत सारी पार्टियां बनाएंगे, लास्ट में यही लोग करेंगे, क्योंकि इनको पार्टी बनाना है, तो चुनाव लड़ना है, या चुनाव में किसी को हरवाना है, जितवाना है। तो कहीं ना कहीं जब आप ये काम कर रहे हो तो हम कैसे न कहें यह किसानों का आंदोलन नहीं था, यह पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन था और मैं इस बात पर बिल्कुल कायम हूँ। ठीक है रतन शमशेर जी, जी उन्होंने बोला प्रोफेसर साहब ने, मैं प्रोफेसर साहब को जवाब दूं कि पहले तो कानून को यदि प्रोफेसर साहब पढ़े होते तो ऐसी बात नहीं करते, धारणा से, निष्पक्षता से। प्रोफेसर का काम है, चूंकि मैं भी टीचिंग में हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, जैसा कि यहाँ मैंने प्रोफेसर आपको नहीं कहा है लिखने के लिए, 20 वर्ष का मेरा अनुभव है, तो मैं भी पढ़ाता हूँ। तो ऑब्जेक्टिविटी एक प्रश्न आता है कि जब भी एनालिसिस करें तो ऑब्जेक्टिव होकर, यदि आप ऑब्जेक्टिव है तब। मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूं तो मैं अपना पक्ष रखूंगा, भाजपा वाले अपना पक्ष रखेंगे। अब किसान यदि विरोध कर रहा है तो पूरा सोच समझ के पढ़ के कर रहा है, इतनी उसको समझ है। और मैं प्रोफेसर साहब से सिर्फ अनुरोध करता हूं कि जो यदि मैं समस्या भी बता देता हूं, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि तीनों कानून का जरा हिंदी में नाम बता दीजिए। आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़े हैं। देखिए ये हम की जनरल नॉलेज हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम अच्छाइयाँ बुराइयों की बात कर रहे हैं। 1 मिनट उपाध्याय साहब, देखिए अजय उपाध्याय साहब, आपको इनमें जो बुराई लगती है आप वो बताएं, कहाँ किसमें क्या दिक्कत? मैं तो बुराई कर रहा हूँ कि ये इसमें जिस तरह से आवश्यक संशोधन कानून पास किया है, सरकार को 14 बुराई लगी, सरकार ने 14 संशोधन के लिए अपनी सहमति दी और इसको होल्ड किया। यदि सरकार को ठीक लग रहा था तो क्यों होल्ड ऑन पर रखा, क्यों 14 संशोधन के लिए तैयार हो रही थी? गलत था तभी कर रही थी, और उसमें मंत्री भी थे, बड़े बड़े अधिकारी भी थे, किसान के नेता भी थे। 14 तो सरकार स्वीकार की है, तो प्रोफेसर साहब को पता है। प्रोफेसर साहब से आग्रह करता हूं कि इस तीनों कानून का नाम बता देते तो बहुत अच्छा रहता। यदि आप 2 समस्याओं का नाम बताइए कि जिसका आप विरोध कर रहे हैं। संशोधन कानून पता नहीं है तो सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ, आवश्यक संशोधन कानून जिस तरह से खत्म किया गया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के साइलों में अपना सामान रखने के लिए ये सरकार उसको जमाखोरी का जो अधिकार दे रही है, ये आपत्ति है किसानों को, कि किसानों को आपत्ति है कि इसमें एमएसपी कानूनी दर्जा दे दिया जाता। इतने बड़े कानून में कहीं एमएसपी की चर्चा नहीं हुई है, यही तो मांग कर रहा है। ऐसे 14 है,
दो की बात आप नहीं कीजिए, तो पूरी डिबेट इसमें सिर्फ उस पर भी चलेगा, लेकिन दो ही नाम बताइए, छोड़िए तीनों कानून का नाम, आप दो ही कानून का नाम बताइए। ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। चलिए, मैं देखिए ये बात हो रही है किसानों के असर की और ना असर की। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो असर की ना असर की बात कर रहा हूँ। तमसील जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से, बदनाम करने के लिए। एक मिनट शमशेर जी, शुभेंदु जी मैं कुछ कहना चाहते हैं। हाँ। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि वहां पे जो टिकैत साहब गए हैं वो कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे या टीएमसी का या लेफ्ट पार्टी का, जरा जवाब दे दीजिए इसका। देखिए वो किसका समर्थन करेंगे मुझे नहीं पता, ना मैंने बुलाया है ना मैंने भेजा है, इसका जवाब तो हम नहीं, लेकिन अरे है ये जवाब नहीं है, जाना जायज है। मैं आपके किसी अजय जी ये राजनीति है, आपको समर्थन नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और वो जिसका समर्थन करेंगे। ठीक है, ये तो मैं बात कह रहा हूँ। देखिए, ये तो मैं पहले ही कह रहा था और विवेक सिंह जी से मैं पूछ भी रहा था कि ये राजनीतिक पार्टियों का जो चरित्र होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, उस पर हम बात कर चुके हैं, फिर आगे भी करेंगे। रतन सिंह सरोज जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम विरोध तो कर रहे हैं किसी एक पार्टी का, लेकिन पक्ष किसका ले रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। ये एक सवाल है जिससे एक मैसेज तो जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक सरकार का विरोध हो रहा है, पार्टी का विरोध हो रहा है। आप अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध भी तो किया जा रहा है। क्या कारण है? हाँ, मैं तो अभी शुरू करूंगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब तो एनालिसिस के लिए बैठा रखे हैं आपने, तो मुझे अच्छा है अगर ज्यादा और कहेंगे ये किसान नहीं है, ये कोई और है, ये राष्ट्र विरोधी हैं, तो हो सकता है इनको कहीं सरकार हो सकता है इन्हें कहीं वाइस चांसलर बना देगी। ये ठीक बोल रहे हैं बेचारे, इन्हें कहीं ना कहीं अपना लालच है, लेकिन आगे जरूर एनालिसिस तो नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत ये मेरे साथियों ने पूछ रहे थे इनको हुए, आप उनके नाम ही बता दीजिए। अब ये नाम बताने के लिए नहीं है, ये तो अपने नंबर बनाने के लिए आएंगे भाई, कम से कम कहीं नंबर लग जाएगा। मैंने किसानों को किसान नहीं कहा जी, आप देखो मैंने तो अच्छा एनालिसिस के लिए बैठा है, मैंने तो एक तरफा बोला हूँ, तो उसमें चलो मैं नहीं जाना चाहूंगा। देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वहां पर जाने का, अभी पीछे आपने कहा कि लोकसभा में भी राज्यसभा में भी ये उठा, जब 300 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, तो क्या उन पर के मौन के लिए जब मांगी गई तो 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया अन्नदाता के लिए? ये कहते हैं ये किसान ही नहीं है। चलो अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि यदि किसान नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूँ, प्रोफेसर साहब को और बीजेपी के उनको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, और अनशेड्यूल्ड आपके चैनल पे बता करके आपके साथ लेके आ जाएं। पलवल के धरने पर समान किसान, एक 100% किसान वहां पर धरने पे 3.5 महीने से बैठा हुआ है, किसान अपनी मांग के लिए। और जब मांग किससे मांगी जाती है? सरकार से। सरकार मांग हमारी मान रही, सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक कॉल दूर है किसानों की समाधान। हम उसी दिन से, राकेश टिकैत जी ने भी कह दिया, दूसरे नेताओं ने कहा कि हमें वो नंबर बता दीजिए जिस नंबर पे हम फोन करने के तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं, वार्ता करने के लिए तैयार हैं। और लोकतंत्र में जब संवाद नहीं होता है तो फिर समाधान नहीं हुआ करता। अब आपने प्रश्न किया है वहां का, देखिए केवल चुनाव जीतना इस बात का घोषक नहीं हो सकता है कि भाई हम चुनाव जीत गए। चुनाव तो आज भी आप 300 से ऊपर लिए बैठे हैं, उसमें बात नहीं है। क्या अगर इतना बहुमत सरकार ने दिया, जनता ने दिया, हम लोगों ने, किसानों ने भी वोट दिया और ये सोच के दिया है कि ठीक काम किया जाएगा, तो क्या अगर इतना बहुमत देने के बाद क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसान के वर्ग के लिए ठीक काम करें? और वो कह रहे हैं, अब ये प्रोफेसर जी अगर ये कह रहे हो कि ये किसान के हित में तीनों बिल हैं, तो मैं उदाहरण के साथ और सबूत के साथ, और ये चेक करा लें, इनका ही वहाँ सरकार है। अभी 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश में शिवराज जी इनके मुख्यमंत्री हैं, वहां पर इन्होंने नए कृषि कानून के तहत मॉडल मंडियों को चालू किया। 47 मंडी वहां चालू की गई हैं। और मैं जिला बता देता हूँ, चंबल में, ग्वालियर में, बालाघाट में, होशंगाबाद में और सीहोर में। और सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज जी का अपना जिला है, उसमें वहां पर इन्होंने नए हिसाब से, जो तीनों बिल के हिसाब से वहां पर मंडियां चालू कर दी। और वहां पर लगभग किसानों का माल वहां पर खरीदा गया और 10 करोड़ के माल को लेकर के वो माल को लिफ्ट कर लिया और किसानों को बाउंस चेक दे दिया और चेक सारे बाउंस हो गए।
वहाँ शिवराज जी का, मुख्यमंत्री का अपना जिला है, वहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, जब शोर मचाया उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। किसानों ने कहा कि गिरफ्तार तो कर दिया लेकिन आज तक हमें एक पैसा नहीं मिला। तो नई कानून का कितने पक्ष में है ये तो मैंने सबूत दे दिया जिले में, ये प्रवक्ता जी, और मैं प्रोफेसर साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये भी पता कर लें, क्योंकि ये एनालिसिस के लिए तो बुला लिया लेकिन निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल, इससे तो बढ़िया ये होता कि इनको भी बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने आते तो अच्छा लगता। चलिए बढ़िया। मैं तो छोटा सा कमेंट शुभेंदु जी आपसे लेना चाहूंगा कि ये बंगाल को लेकर तो हम बात कर रहे हैं, 5 राज्यों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो नाराजगी है वो जरूर देखी जा रही है हरियाणा में, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और 2 राज्यों में तो चुनाव भी आने हैं 2022 में। इस नाराजगी को कैसे दूर किया राजस्थान में भी जाएगा? पूरी नाराजगी। देखिए शमशेर जी, ये जो रतन सिंह जी बात कर रहे हैं, ये एक यूनियन के, ट्रेड यूनियन के एक बड़े अच्छे सुलझे हुए समझदार ट्रेड यूनियन शब्द में इस्तेमाल मत करिए, तो लीजिए जीवन में ना ट्रेड यूनियन से कोई संबंध नहीं रहा, बिल्कुल गलत बयानी मत करिए चैनल पे आकर के। ट्रेड यूनियन नहीं है, जी देखिए किसी ये गलत बयानी मत करिए, आप इन लोगों की गलत बयानी नहीं करेंगे। ट्रेड यूनियन अलग चीज है, ट्रेड यूनियन की बात नहीं करें हमारे, हम किसान यूनियन है, किसान यूनियन है, मेरी बात सुन लो, ट्रेड यूनियन के बात नहीं करें हमारे लिए। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं कि आप सब लोगों ने अभी पिछले 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने कहा कि ट्रेड यूनियन से भी बात करेंगे। ये कहा था कि नहीं कहा था? आप पूरी बात नहीं सुन रहे। क्यों नहीं? आप इस देश में मेरी पूरी बात तो सुनिए पहले, आप बीच में टोक रहे हैं। छात्रों का अधिकार खत्म हो गया है क्या? बेरोजगारों का पढ़ाने का खत्म हो गया है? जब आपको लगा कि किसान खत्म हो गए, यहाँ पे किसान बैठने को तैयार नहीं है, किसान वो है, किसान वो है जो अपने खेत में खड़ा होता है और जब नील गाय आती है तो रात भर उसको भगाता है। सरकार हर धरने पे आए तो हम तो रतन सिंह जी, आप मेरी बात सुन लो। ठीक है, मैं छोटा सा कमेंट लूंगा शुभेंदु जी आपसे। ठीक है रतन सिंह जी, 1 मिनट शुभेंदु जी से पूछ लेता हूँ। ये आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। शुभेंदु जी जल्दी से जवाब दें। नाराजगी है शुभेंदु जी, नाराजगी है, ये आप भी जानते हैं। हरियाणा में नाराजगी है, पंजाब में नाराजगी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाराजगी है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, एक मिनट समझ में आ गया शुभेंदु जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं गांव में जाने दिया जा रहा? आप कह रहे हैं बरगलाया जा रहा है, तो वो बहकाव में आ क्यों रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं इसका असर पड़ेगा क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में? इसका असर पड़ेगा क्या? सवाल ये है। इन सब नेताओं के, ये जो यूनियंस के नेताओं ने किसानों को बरगला दिया, उनको सही रास्ता नहीं बता रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। यही सब लोग तो 2 साल पहले तक लिख के दे रहे थे। चलिए, आपको लगता है कि ये लोग झूठे हैं साहब? मुख्यमंत्री, ये जो यूनियन के लोग, चलिए ये तय होगा, ये तय होगा, इन 5 राज्यों के नतीजों से भी तय होगा। लेकिन मैं हरियाणा का डिप्टी मुख्यमंत्री आएंगे 2 मई को, उल्टा भगाया, किसानों ने विरोध किया। आप समझ नहीं पा रहे आप क्या? चलिए, इस पूरे मसले को लेकर जो मंत्रणा हो रही थी, मैं चाहूंगा एक बार सभी का धन्यवाद करना। रतन सिंह जी शुक्रिया आपका, शुभेंदु जी धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी, थैंक यू, विवेक सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन शेखर अवस्थी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। हम बात ये कर रहे थे कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, वहां पर असर क्या पड़ेगा। हालांकि इन राज्यों में किसान नेताओं की तरफ से प्रदर्शन तो किए जा रहे हैं, वहां पर जाकर सभाएं की जा रही हैं, लेकिन ये तय है कि असर पड़ेगा, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा ऐसा जरूर माना जाना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी असर होता है तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा वहां पर इसका प्रभाव ना दिखे, लेकिन अगर बात करें हरियाणा की, पंजाब की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की, या जहां जहां पर उत्तर भारत में जिन राज्यों में आगामी चुनाव होने हैं, वहां पर नाराजगी तो है, लेकिन उस नाराजगी का असर कितना होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में, ये देखने में थोड़ा वक्त लगेगा। पर हो सकता है उससे पहले सरकार को ऐसा कदम उठाए जो इस वक्त इन जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूं जहां पर नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए कि किसानों को मनाया जाए, उनको समझाया जाए। जो बात सरकार कहे कि इनको बरगलाया गया है, उस बरगलाहट से बाहर निकालने की तरफ कोई कदम उठाया जाए सरकार की तरफ से। क्या कदम उठाए जाएंगे ये हमें देखना है, ये आपको देखना है। और जो इस वक्त नेताओं को गांव में आने पर बैन किया जा रहा है सरकार के, उनको गांव में आने दिया जाए, इसको लेकर क्या तैयारी है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 5 राज्यों में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है।
लेकिन थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता है तो वो नुकसान ही है सरकार के लिए। पर उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अगर उससे पहले नाराजगी दूर हो जाती है तो फिर ये सरकार के लिए नुकसान की बजाय फायदे का सौदा भी हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।